Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? जी सर। Then I'm start. So we have been given the first question. It says by reference to the direction of energy transfer, state what is meant by a transverse wave. So हमने क्लास में देखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव क्या है, बट मैंने यही कहा था कि ए लेवल्स में एग्जामिनर एक्सपेक्ट बेटर एक्सप्लेनेशंस. सो ट्रांसवर्स वेव क्या है? waves in which the direction of vibration of particles, you can write of particles in bracket as well, is ब्रैकेट का मतलब ये कि अगर ये ना भी लिखे तो चल जाएगा. इंपॉर्टेंट ये कि वाइब्रेशन है लेकिन परपेंडिकुलर है किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. और फिर कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो आई थिंक ये भी हमने देखा हुआ है कि भाई व्हेन two waves meet at a point, the resultant displacement is the algebraic sum of individual displacements at that point. ये भी हमने ऑलरेडी देख रखा है ना. अब कहता है कि भाई सर्कुलर वेव्स हैं, डिपर्स दो तरफ लगे हुए हैं, लाइक काइंड ऑफ पॉइंट पी पर और एक पॉइंट क्यू पर. वहां से सर्कुलर वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, आप देख सकते हैं क्यू से भी और पी से भी, और ये आपस में आकर मिलते हैं. तो सर्कुलर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड by vibrating dippers at point P and Q as illustrated in figure 4.1. अच्छा फिर क्या हुआ? The wave from P alone have the same amplitude as point R. दोनों का amplitude same है यानी the wave from P alone have the same amplitude at point R as the wave from Q alone. Distance PR is 44 centimeter and QR is 29 centimeter. तो ये दोनों जब आपस में आके मिलते हैं तो ये जिस डिस्टेंस पे मिलते हैं तो एक ने 44 सेंटीमीटर ट्रेवल किया हुआ होता है और क्यू से आने वाली वेव ने 29 सेंटीमीटर ट्रेवल किया हुआ होता है. अब कहता है द डिपर्स वाइब्रेट इनमें दोनों एक साथ ही दोनों की वेव स्टार्ट होती है इन फेज विद अ टाइम पीरियड ऑफ 1.5 सेकंड्स टू प्रोड्यूस अ वेव स्पीड ऑफ 4.0 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. तो अगर मैं यहाँ पर मुझे वेवलेंथ चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूं v इक्वल एफ लेमडा, तो मुझे यहाँ पे स्पीड दी हुई है 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ऐसा क्योंकि मुझे फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही चाहिए, तो आई वोंट माइंड पुटिंग v एज 4.0 एज इट इज. अच्छा फ्रीक्वेंसी तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे टाइम पता है ना 1.5. सो what I can do is कि मैं f की जगह 1/1.5 लिख दूं because I know कि f is 1/t, so f is going to be 1/1.5 and lambda as it is. Alright, तो ये जो 1.5 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So that will be 4.0 into 1.5 equals lambda. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो I'll get lambda as 6.0 centimeters. Any problem till now? It's a comparatively easier part till now. अब क्या था? Calculate the path difference at R of the waves from P and Q. Give your answer in terms of the wavelength of the waves. भाई देखो मुझे एक बात बताओ, वेव P ने ट्रेवल किया है 44 सेंटीमीटर्स, और वेव Q ने ट्रेवल किया 29 सेंटीमीटर. पाथ डिफरेंस क्या होता है?
डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव, यानी दो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप सिंपली उसको माइनस कर दे तो वो जो डिस्टेंसेस को माइनस करके जो डिस्टेंस आएगा ना, वो कहलाता है पाथ डिफरेंस। तो अगर एक ने 44 ट्रेवल किया, एक ने 29 ट्रेवल किया, तो इट्स एज सिंपल एज 44 माइनस 29। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अगर मैं एक वेव हूं, एक पॉइंट से जनरेट हो रहा हूं, और मिसाल के तौर पर मैंने ट्रेवल किया 50 सेंटीमीटर और किसी दूसरे ने वेव ने ट्रेवल किया है 60 सेंटीमीटर, और हम दोनों किसी पॉइंट पर मिल गए, तो अगर एक ने 60 एक ने 50 ट्रेवल किया है, तो पाथ डिफरेंस हो गया 10 सेंटीमीटर का, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो what I'm going to do here is that I'm going to write the path difference is, एक ने ट्रैवल किया 44 और एक ने ट्रैवल किया 29, so this is going to be 44 minus 29, so that's 15 centimeters. बट हमें आंसर 15 सेंटीमीटर्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा में। ठीक है, तो हमें पता है कि वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दिस इज द वेवलेंथ। ओके, तो टोटल डिस्टेंस को अगर मैं जो भी वेवलेंथ है उससे डिवाइड कर दूं, तो मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस, एग्जाम में इतने पूरे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस है 15 और वेवलेंथ है 6। जरा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? That's 2.5 लैम्डा। ठीक है, so this is what the examiner wanted. अब कहता है describe the motion if any of the water particles at point R, explain your answer। अब बताओ पॉइंट R पर जब ये मिलेंगे, तो इस पॉइंट पर आप ये बता दें कि क्या होगा पार्टिकल के साथ, यानी काइंड ऑफ पार्टिकल की मोशन के बारे में बता दें। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अपने पुराने लेक्चर से, ताकि आपको एक क्विक रिमाइंडर मिल सके। जब वेव्स दो जगहों से आ रही होती है ना, और वो आपस में इंटरफेयर करती है, तो रूल ये है कि अगर पाथ डिफरेंस हो n प्लस 0.5 लैम्डा, यानी 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, तो जो इंटरफेरेंस होता है डेट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, अब जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक वेव यूं आ रही होगी तो दूसरी वेव यूं आ रही होगी, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी पार्टिकल, द पार्टिकल विल नॉट मूव एट ऑल। मैं लिखूंगा सिंस द पाथ डिफरेंस इज 2.5 lambda, so phase difference will be 180 डिग्री। इसका मतलब ये श्योर है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ हेंस, अच्छा अक्सर लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला कर। नहीं, उसने ये नहीं पूछा कौन सा इंटरफेरेंस होगा, वो सिंपली पूछ रहा है पार्टिकल के साथ क्या होगा। हेंस द पार्टिकल विल बी स्टेशनरी, पार्टिकल मूव नहीं करेगा। अब आप चाहो तो सेफ साइड के ब्रैकेट में लिख दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। And that ends up this question. If there is any confusion in your mind, सर लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो हमेशा याद रखना, जब भी दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिलती है ना, अगर उनका पाथ डिफरेंस होगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव। और अगर पाथ डिफरेंस हो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, तो पाथ डिफरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे 2.5 आई है ना, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि पार्टिकल मूव नहीं करेगा, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम 0 रहेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि क्योंकि
Since the path difference is 2.5 lambda, so phase difference will be 180 degree. यानी इसका मतलब बिल्कुल out of phase है. Hence, the particle will be stationary or a destructive interference will be observed. जी बेटा अभी किसने अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो फिर एंगल क्या होगा? अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो 360 डिग्रीज या 0 डिग्रीज होगा, यानी बिल्कुल इन फेज होंगे. Let me give you this conclusion. अगर 0 या 360 डिग्रीज है ना तो कंस्ट्रक्टिव है, और अगर 180 डिग्रीज है तो डिस्ट्रक्टिव है. अब हमेशा 180 डिग्रीज होगा अगर पार्ट डिफरेंस क्या होगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 लैम्डा. यहाँ पे हमने इसकी सारी एग्जांपल्स देख रखी है, तो probably you can have a go through over there as well. Varda, is it clear? Can I move on to the next question? Yes, sir. By reference to the direction of propagation of energy state, what is meant by a longitudinal wave? तो यहाँ पर आप obviously लिखेंगे कि the direction of vibration of particles is parallel to the direction of energy transfer. अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो I'm not going through this. We just saw this previously. The principle of superposition. Now, what is happening here is this is very typical common question asked in exam. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये दो स्लिट से वेव्स आती हैं और यहाँ से ये डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं और फिर दे इंटरफेयर, एंड व्हाट हैपेंस इज के you see dark bright fringes all around. So कहता है light from the laser is incident normally on the plane of a double slit. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्लिट पर ये लाइट आके पड़ती है. The separation of the two slit is 3.7 exponent minus 4. अच्छा, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम डबल स्लिट का क्वेश्चन करें ना, तो डबल स्लिट के क्वेश्चन का जो रेलेवेंट इक्वेशन है वो हमें पता होना चाहिए, एंड दैट रेलेवेंट इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल्स ax over d. ठीक है. फिर दूसरी अहम चीज ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि लैम्डा का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है. तो not to mention lambda is the wavelength, and ये जो a होता है ना, ये असल में है this is a, यानी जो दो स्लिट्स है ना जहां से वेव्स निकलेंगी उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस which is given to you in question, so I can write कि this is a. फिर कहता है the screen is parallel to the plane of a double slit, the distance between the screen and the double slit is 2.3 meters. तो ये है आपकी स्क्रीन और ये आपका डबल स्लिट. स्क्रीन और डबल स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, which is this, which is 2.3 meters given in question, ये कहलाता है कैपिटल डी. ठीक है, तो this is capital D. A pattern of bright dark fringes is seen on the screen. अच्छा, यहाँ पर लाइक स्क्रीन पे दिखाया नहीं है इन्होंने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को, बट if I can show you, it's like this के बीच में आपके बनता है डार्क फ्रिंज, बस बीच में बनता है ब्राइट, और फिर आपको मिलेगा लाइक एक डार्क फ्रिंज, then you will get a bright fringe, then you will get a dark fringe, then you will get a bright fringe, then you will get a dark fringe, and so on. And this is the same story on the other side के नीचे ये dark और फिर bright और फिर dark. इसकी अगर एक्चुअल पिक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं.
that you must have seen in the lecture. Yeah. ये आप देख सकते हैं कि ये बीच में बनता है ब्राइट फ्रिंज, फिर ये आप देख सकते हैं बीच में अंधेरा है, फिर बनता है ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो बन रहे होते हैं। इन फ्रिंजेस को अगर गौर से देखा जाए तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे एक्स कहते हैं, विच इज द फ्रिंज स्पेसिंग, दैट्स एक्स। जैसे हमने देखा ना स्लिट सेपरेशन ए या बी, वी जस्ट प्रीवियसली सॉ डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज डी। तो ये वही लेक्चर है जो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अगर मैं मुझसे कहा जाता है ना कि एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी दो ब्राइट फ्रिंज को पकड़ लें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज एक्स, एंड दैट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन विच इज 4.3 exponent minus 3 meters. So if we look at the question, there is nothing much left. कहता है calculate the wavelength. तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, लाइक सिंपली फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करके हमें आंसर निकालना। So this is lambda which is ax over d. इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज का बहुत ध्यान कीजिएगा कि यूजुअली यूनिट कन्वर्जन्स के बड़े मसाइल आते हैं बच्चों को ना। So you should be smart enough to check if you have been given like everything in the appropriate unit. If it is not given, then obviously you better know you got to kind of convert this into the appropriate unit and then solve it. ठीक है? But here things are good. हमें सब कुछ मीटर में given है, सही है ना, कुछ भी सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ नहीं है। तो we just got to put the values and get the answer. So A is going to be 3.7 into 10 raised to the power minus 4. X is 4.3 into 10 raised to the power minus 3. And D is 2.3. So can anyone please tell me the answer? There's 6.9 exponent minus 7. Alright, so everyone, thank you Lisa, thank you Zena, thank you man. So that's 6.9, thank you Ari, 6.9 exponent minus 7 meters. Now the problem is the answer in nanometers. Okay, and nano is 10 to the power minus 9. So 6.9 can also be written as 690 into 10 to the power minus 9 meters. मैंने दो डेसिमल प्लेसेस आगे कर दिए क्योंकि मैंने 10 की पावर को दो लेस किया है ना, -7 से -9 पे गया हूं ना, एंड 690 एक्सपोनेंट -9 मीटर मींस 690 नैनोमीटर्स। सो हियर आई जस्ट नीड टू राइट 690। इसको करने का कैलकुलेटर में भी बड़ा आसान तरीका होता है। आप शिफ्ट दबा के ENG दबाएंगे ना तो आप पीछे जाते जाएंगे। ये तो ENG कैलकुलेटर में एक बटन होता है, उसको आप प्रेस करते जाए तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपको नैनो मिली सारे मिल जाते हैं आंसर्स। ठीक है, सो आई थिंक इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। Now what it says, the intensity of the light passing through each slit was initially the same. The intensity of light through one of the slit is now reduced. Compare the appearance of the fringes before and after the change of intensity. That's a very good question, and they often ask these questions at the end game. Last पार्ट में वो ये जरूर पूछते हैं कि अच्छा अगर ऐसा कर दें, जैसे अक्सर आप पास्ट पेपर क्वेश्चन उठाएंगे ना, जब भी डबल स्लिट का क्वेश्चन होगा तो कभी वो कहेंगे अच्छा एक बात बताएं, ये तो हो गया आइडियल सिनारियो था, अगर हम ऐसा करें कि हम इसको बढ़ा दें, इस ओपनिंग को बढ़ा दें, यानी स्लिट सेपरेशन जिसे कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा अगर हम इसको बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा सामने स्क्रीन पे जो हमें नजर आएगा? अगर हम डी को कम कर दें तो क्या होगा? अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा? वेवलेंथ को कम कर दें तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ा दें, एवरीथिंग। तो अकॉर्डिंगली हमें ना इस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी उन्होंने 2 मार्क का पूछा हुआ है। कहता है कि भाई
इंटेंसिटी ना हमने चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट थ्रू वन ऑफ द स्लिट इज नाउ रिड्यूस्ड. Compare the appearance of the fringes before and after the intensity. तो अब क्या होगा, देखिए जरा गौर से समझिएगा. मेरे पास अगर दो वेव्स के एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव भी बिल्कुल ऐसे ही इन फेज है, ठीक है. इनके नतीजे में जो मुझे रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिलेगी ना, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, यू नो, with a comparatively higher amplitude. This is what we call as the constructive interference. लेकिन अगर ये हो जाए कि इन्हीं दो में से एक वेव ऐसी है जो कि जिसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर दिया गया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो अब भी होगा, दोनों है तो इन फेज ही. लेकिन अगर मिसाल के तौर पर पहले जो वेव बन रही थी ना, अगर वो ऐसे बन रही थी इन द प्रीवियस केस, जब दोनों बिल्कुल ही सेम एम्पलीट्यूड के साथ आ रहे थे, तो अब जो वेव बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, क्योंकि अब एक का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो रिजल्टेंट का भी तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड कम ही होगा ना. इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर हो रहा था, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे थे, इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि द ब्राइट फ्रिंज विल बी लेस ब्राइटर. एम्पलीट्यूड कम हो गया ना, और तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और इट विल गेट डार्कर, ऐसे भी कह सकते हैं. सिमिलरली अगर मेरे पास जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय एक वेव ऐसे थी, सही है, और दूसरी वेव ना ऐसे थी, बिल्कुल आउट ऑफ फेज, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था. तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बन रही थी ना, वो ये थी, मतलब प्योर डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा. दिस इज द दैट विल फॉर्म द डार्क फ्रिंज. सो दिस इज द डार्क फ्रिंज फॉर्म. लेकिन ये उसी वक्त होगा ना जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो. अगर एक का डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पर +3 है तो दूसरे का -3 है, एक का +2 है दूसरे का -2 है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट हर पॉइंट पे 0 ही आ रहा होगा, तो डार्क फ्रिंज बन जाएगा. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये रेड वाला कोई भी एक वेव, इसकी वेवलेंथ हो जाए, इसका एम्पलीट्यूड हो जाए कम पहले के मुकाबले में, अब अगर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना, तो अब नेट इफेक्ट 0 नहीं आएगा. अब नेट इफेक्ट 0 नहीं आएगा, बल्कि अब क्या होगा कि अब कुछ मे बी समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म, लाइक कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा ना, क्योंकि जब एक +2 है तो दूसरा -2 नहीं है ना, दूसरा -1 है, तो दैट विल रिजल्ट इन +2 एंड +1. तो होगा क्या कि जो डार्क फ्रिंज बन रहे थे, अब इनमें कुछ एम्पलीट्यूड आ गया, तो अब इनमें कुछ इंटेंसिटी आ जाएगी. तो दिस डार्क फ्रिंजेस विल, तो ये जो डार्क फ्रिंज है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ब्राइटर हो जाएगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं will get darker, यानी lesser bright. The dark fringes will get brighter.
and there will be no change in fringe spacing. फ्रिंज स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो दो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं ना यहाँ, इनमें आपस में कितना डिस्टेंस है, यानी एक्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग तो इस बात पे डिपेंड करती है कि वेवलेंथ क्या है, डी क्या है, ए क्या है। तो हमने इसको तो चेंज किया नहीं, हमने सिर्फ इंटेंसिटी चेंज किया है। तो इंटेंसिटी के चेंज करने से हमें सामने बस ब्राइटनेस और डार्कनेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज द फ्रिंज स्पेसिंग। सो वैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहीं पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट you can always write this point. This is also a very strong explanation to what will be observed. So any questions? डार्क कैसे ब्राइट होंगे? देखो पहले जब दोनों सेम थे ना, जब पहले दोनों सेम थे तो एकदम ही कैंसिल हो जा रहे थे, ठीक है ना। रिजल्टेंट क्या आ रहा था? रिजल्टेंट बिल्कुल 0 आ रहा था। अब क्या हो गया कि अब एक तो अपनी जगह वैसा ही है, दूसरा वाला कम हो गया, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो अब जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं बनेगा ना, अब रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। जब 0 नहीं बनेगा तो उसका मतलब अब बिल्कुल डार्कनेस नहीं आएगी, बल्कि कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड आ गया ना, तो कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कुछ ना कुछ ब्राइटनेस आ जाएगी। तो 0 से तो बढ़ गई ना, मतलब डार्क फ्रिंज जो था वो ब्राइट हो गया ना। ट्रिकी वन। हाँ बोलो, मेरे ख्याल से ये आवाज हशाम की। हशाम, यस सर। हाँ बोलो, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर ये डार्क और ब्राइट कैसे होगा, ये कंफ्यूजन है। डार्क और ब्राइट कैसे होगा, जरूर दोबारा बता देता हूँ। देखो, डार्क फ्रिंज का क्या मतलब है? डार्क फ्रिंज का मतलब ये है कि, इधर आओ, इधर आके समझा दो। देखो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है और ये रेड है, इनका जो रिजल्टेंट है वो पर्पल कलर से बनाया हुआ है, विच इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो कि हर पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो हम कहते हैं अगर इस तरह का इंटरफेरेंस होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये अगर ऐसा लाइट्स के बीच में हो रहा है तो उसका मतलब हमें डार्कनेस मिलेगी, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा और पॉइंट मतलब एम्पलीट्यूड 0 है। क्या ये बात समझ में आती है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? यस सर। अच्छा अब देखो, अब अगर तुम ये करो कि तुम जो है ना वो किसी भी एक वेव को, दो में से, जैसे लेट से रेड वाली वेव, इसका तुम, अब जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव ना ये नहीं बनेगी, बल्कि वो पता है कैसी बनेगी? बल्कि वो बनेगी ऐसे। मानते हो? यस सर। क्योंकि अब ऊपर नीचे बराबर नहीं है ना, ऊपर वाला ज्यादा है, यानी ग्रीन वाला ज्यादा है, तो ग्रीन की तरफ बनेगी ना थोड़ा सा। यस। अच्छा अब मुझे बताओ, इसकी वजह से अब बिल्कुल डार्कनेस तो नहीं आएगी ना, क्योंकि अब कुछ एम्पलीट्यूड आ गया, कुछ एम्पलीट्यूड। पहले तो एम्पलीट्यूड 0 था ना जी। लेकिन अब 1 के कम होने से रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ आ गया। 0 से इंक्रीज हो गया तो अब डार्कर हो जाएगा थोड़ा। नहीं, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो अब ये ब्राइटर हो जाएगा। इंटेंसिटी आ गई ना, एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड आया यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी मतलब ब्राइटनेस बढ़ी। तो पहले तो ये 0 था, बिल्कुल डार्क था, लेकिन अब कुछ इंटेंसिटी आ गई है, तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो आ गया है, मतलब अब कुछ ब्राइटनेस मिलेगी। तो जो डार्क था ना वो अब कुछ ना कुछ रोशनी दिखा रहा होगा, यानी अब कुछ ना कुछ ब्राइटनेस वहां पे आ गई होगी। दिस इज वाई वी से कि जो डार्क फ्रिंज है ना, इट विल गेट ब्राइटर, ये ब्राइट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? यस सर, क्लियर है।
What about the rest? Can I have acknowledgement from everyone so I can move on to the next question? Right, everyone, I'm back. So, सर सारे फ्रिंजेस ब्राइट हो जाएंगे, हाँ, लेकिन जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जैसे ये सारे थे ब्राइट फ्रिंजेस ना, तो जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे थे पहले, अब उनकी ब्राइटनेस कम हो गई, और जहां पे डार्क बन रहे थे इनकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो सभी ब्राइट हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी ब्राइटनेस सेम हो, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपने कितनी इंटेंसिटी कम या ज्यादा की है। फन। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ग्रेटिंग। So for our progress is meant by, this is a very good question. अक्सर ये वेव का क्या मतलब है? प्रोग्रेस का मतलब वही वेव है जो अब तक हम पढ़ के आए, ठीक है। असल में वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, अभी तक हमने स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ा नहीं है। तो स्टेशनरी वेव वो वेव होती है जिसमें एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड हो जाती है, तो वी काइंड ऑफ से कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। प्रोग्रेसिव वो वेव वो है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि हमने अब तक पढ़ा है। तो you know, when they say explain wavelength for a progressive wave, they mean that definition of wavelength जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक्सप्लेन होगा। तो मैं यहाँ पे वही डेफिनेशन लिख देता हूँ, हमने क्लास में उसको बहुत डिटेल में देखा था जब हम वेवलेंथ की यानी V इक्वल एफ लैम्डा जब हम डिराइव कर रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनर्जी, कि एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैज कंप्लीटेड इट्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एनर्जी फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, और during the time when the vibrating particle has completed its full oscillation. So, I mean, the both will be acceptable. अगर मैं आपको दिखा सकूं कि हमने इसको कहाँ पढ़ा है, तो see, yeah, the distance covered by energy when the vibrating particle has completed its full oscillation is called wavelength. So I told you that there are different ways to explain what is a wavelength. But, you know, in exam, you'll have to be a little smart to see what answer the examiner expects from you. What is amplitude? Amplitude is simple. It is the maximum displacement of vibrating particle from mean position Now, a beam of laser light is incident normally on a diffraction grating. तो ये एक diffraction grating है. Just giving you a reminder, diffraction grating क्या होता है? एक simply like वो होती है, एक glass होता है, उस glass पे बारीक लाइनें बनी हुई होती हैं, and those, you know, the distance between the two lines serves as the slit. So yeah, this is the diffraction grating. तो अगर इस diffraction grating पे लाके लाइट को मारा जाता है, तो होता क्या है कि लाइट जो होती है ना, दोबारा आपको फ्रिंजेस दे रही होती है, एंड देन उसकी जो भी रेलेवेंट डिटेल है that I've already shared with you. So what is meant by diffraction? Diffraction तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. It is the spreading or bending a wave when it
passes through a slit or edge. किसी एज से जाके बेंड हो जाएगा, किसी स्लिट से जाके स्प्रेड हो जाएगा, इज डायफ्रैक्शन. कोहेरेंट क्या है? कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने बताया हुआ कि बहुत पूछते हैं व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव्स. सो these are the waves with constant phase difference. So, yeah, what is meant by coherent waves? This is meant by coherent waves, constant phase difference. और constant phase difference का मतलब ये है कि उनकी wavelength और frequency जो होगी ना वो सेम है. ठीक है. Moving on to this question, कहता है एक white light आई, उसको लाके हमने मारा और हमें थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मिला such that they make 60 degrees, 68 degrees with each other. थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? असल में होता ही है कि तो लाइट इस तरह स्प्रेड हो जाती है. ठीक है. और क्योंकि इसमें ग्रेटिंग का मतलब ये इसमें मल्टीपल स्लिट्स मौजूद है ना, यू नो, लाइक दिस इज व्हाट अ ग्रेटिंग इज. होता ही है कि यहां से गुजरने के बाद आपको फिर से ब्राइट फ्रिंजेस के पैटर्न मिलते हैं, बट वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको अगेन यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा जहां पे n इक्वल 0 हो जाएगा. एक मिनट, एक ब्राइटनेस मिलेगी. ठीक है ना. फिर थोड़ी देर बाद आपको एक और ब्राइटनेस मिलेगी. जो सेंटर वाला ब्राइट फ्रिंज होता है उसको जीरो ऑर्डर मैक्सिमम कहते हैं, या उस पे n इक्वल 0 होता है. ठीक है ना. यहाँ पे n इक्वल 1 होगा. फिर अब यहाँ पे उन्होंने बोला ना थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल 3 है. सिमिलरली यही चीज ना नीचे की तरफ भी बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है ना, n इक्वल 1, n इक्वल 2 एंड देन यू नो n इक्वल 3. तो अब यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू जो हमारे पास पैटर्न मिलता है उसकी जो रेलेवेंट इक्वेशन होती है दैट इज d sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा. तो n का मतलब तो ये हो गया ऑर्डर ना, लाइक यू नो अगर पहला है तो n इक्वल 0 हो जाएगा, n इक्वल 1, n इक्वल 2. तो यहाँ पे उन्होंने सारे ऑर्डर्स बना के नहीं दिए, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ थर्ड ऑर्डर बना के दिया ना. तो लाइक वी कैन सी द थर्ड ऑर्डर ओनली बीइंग फॉर्म्ड. अच्छा, तो obviously in this case we are going to take n as 3. अच्छा, lambda is 650 nanometers, which is wavelength the same here, so I think that's not a big confusion. sin theta में जो थीटा है वो थीटा होता है हमेशा एंगल विद रिस्पेक्ट टू द जीरो ऑर्डर. तो आपका ये जीरो ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है ना, तो एंगल जो होगा वो हमेशा ये होगा. जैसे अगर आप n इक्वल 3 को डील कर रहे हैं तो आपका थर्ड ऑर्डर 0 से कितना एंगल बना रहा है, दिस हैज टू बी द थीटा, व्हिच इन दिस केस हैज टू बी 34 डिग्री. टोटल 68 है तो इसका मतलब ये भी 34 होगा, वो भी 34 होगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक एज थीटा हियर इज 34. ठीक है. तो मैंने अपने यू नो लेक्चर्स में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि थीटा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 0 से दिया हुआ, लेकिन आपको निकालना 0 से ही होगा. ठीक है. तो यू नो इफ लेट्स से दिस इज योर जीरो ऑर्डर एंड लेट्स दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द एंगल दैट यू विल नीड. ठीक है. अगर n इक्वल 2 यूज कर रहे हैं तो दिस इज द एंगल दैट यू विल नीड. ठीक है. व्हिच हैज टू बी from the zero order maxima. So in this particular case this is going to be 34 degrees.
ठीक है. अच्छा, now what is left is only one thing which is D, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट कर दें D. Calculate the separation D between the centers of the adjacent cylinder of the grating. D का मतलब क्या होता है? D का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस बने हुए हैं ना, तो दो लाइंस के बीच यानी दो लाइंस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यानी जिसको आप डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कह सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू लाइंस कह सकते हैं, which is kind of slit separation. तो वो असल में जैसे एक ये सेंटर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी D. ठीक है. तो खैर दिस इज अ कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन because all we need to do is to just put the values and get the answer, and we should know the relevant equation, which is D sin theta equal D equals 3 into 650 into 10 raised to the power minus 9 over sine 34. Okay. 3449 exponent minus 6. 3.5 exponent minus 6 meters. कहता है कि जी जो रेड लेजर लाइट है इसको ब्लू लेजर लाइट से रिप्लेस कर दिया गया. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ रेड के मुकाबले में कम होती है. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे. तो व्हेन दे से द लेजर लाइट इज रिप्लेस्ड विद द ब्लू लाइट लेजर लाइट, स्टेन एक्सप्लेन चेंजेस टू द एंगल बिटवीन द थर्ड और मैक्सिमम. तो अब बताएं एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. तो पहले तो इसका मतलब समझ लें कि इन शॉर्ट दे हैव सेड दैट द वेवलेंथ हैज बीन reduced. ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट is less than the wavelength or the lambda of red light. ठीक है, तो वो जब मैं आपको सारे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ बताऊंगा तो पता लग जाएगा. ये दोनों ही विजिबल में लाई करते हैं. तो इन शॉर्ट टेक्निकली दे हैव डिक्रीज द वेवलेंथ. ठीक है ना. तो अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो if you look at the equation is d sin theta equals n lambda. तो you can see कि जो थीटा है या जो साइन थीटा है और जो लैम्डा है वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है. the greater the theta, the wavelength, the greater the theta or the sin theta. The lesser the wavelength, the lesser the sin theta. So if you have decreased the wavelength, then the angle would decrease. Okay. So जब angle decrease होगा तो अगर यही एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट पे हुआ होता तो शायद थर्ड ऑर्डर इमेज यहाँ पे बनता. एंगल थोड़ा सा कम हो जाता. So all we need to write here is okay. Hence, the angle between the third order maxima will decrease. Make sense? Can I move on to the next question? This is a progressive wave that travels from left to right. And ये आपके सामने उसकी पूरी वेव प्रोफाइल बना के दे दी गई है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना स्ट्रिंग था, उसमें एक ट्रांसवर्स वेव डेवलप हुई और उस स्ट्रिंग की पोजीशन कुछ ऐसे है ना, पॉइंट आर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, क्यू मीन पोजीशन है, पॉइंट पी जो है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर है. But we all know कि this is not going to stay as it is forever. पॉइंट आर अगर अभी एक्सट्रीम पर है तो वो मीन पर आ जाएगा थोड़ी देर बाद. क्यू जो है वो मीन पर है तो वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, पी एक्सट्रीम से मीन पे चला जाएगा, एंड सो ऑन. तो कहता है P, Q and R are the three different points in the string. The distance between P and R is 0.48 meters. The wave has a period of 0.02 seconds.
अच्छा, P और R के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और कहता है वेवलेंथ बता दो। आई थिंक वेवलेंथ मस्ट बी दिस, यहां से यहां तक, इफ दिस इज अ पीक and this is the another peak, then this has to be the wavelength, you know? हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, and this is no wavelength, हमें ये दिया हुआ 0.48, ठीक है। so, मेरे ख्याल से मैं इसको वैसे ही तोड़ सकता हूँ कि ये है लैम्डा और ये जो है ना ये है लैम्डा बाय 2, ये 0.5 लैम्डा है। तो ये जो 0.48 मुझे गिवन है ना, ये असल में है lambda plus 0.5 lambda, which is 1.5 lambda. So from the diagram I can say that I've been given 1.5 lambda is equal to 0.48. So lambda has to be 0.48 divided by 1.5. Can anyone tell me the answer? 0.48 divided by 1.5. 0.32. Sorry, 0.32 in fact. So in this way I am able to figure out which is I think an easier part. Now they say calculate the speed of the wave, so not a very tricky part. It has to be V equal F lambda, so the speed is something that I need to figure out. Frequency, well, I know the time period 0.02, so I can figure out the frequency as 1 upon 0.020. 1 upon T is F. Wavelength I know 0.32. Can someone please tell me the speed? That's 16 meters per second. Thank you. Now they're asking, determine the phase difference between point Q and R. So point Q and R का phase difference निकालना है. So this is point Q. This is point R. Okay. So if I say, you know, because we have done this in the class. Let's say ये point X है, तो point Q और point X का phase difference हो गया 0. You see that? Or you say 360. अब यहां से यहां तक जो है वो आप देख सकते हैं 90 है, तो either you say 90 or you say 360 plus 90 which is 450. तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, you know? If we kind of give a recall to our discussion on phase difference, see here. यहाँ पर हम निकाला करते थे ना, याद आ रहा है सबको? जैसे A और B का फेज डिफरेंस इज 360. अब अगर इस पॉइंट का आ गया तो ये 90 हो जाएगा, तो 360 प्लस 90 इज इधर 450, और बेहतर है कि आप 90 डिग्री से लिखें. तो आई कैन सिंपली राइट के जी इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस है 360, सॉरी, और ये है 90. So either you write just 360 plus 90 as 450 degrees, or you can simply write 90 degrees. So they both are correct. So any question till now? Okay, so there is no question. Clear. अब हम इस पूरे को ना मैं डिलीट कर रहा हूँ. Figure 4.1, the diagram that I just erased, shows the position of the string at t equals 0. Abhi let's say t equals 0 pe ye. Describe how the displacement of the point Q on the string varies with time t equals 0 to t equals 0.010 seconds. Now what is extremely important in this question is, 0 से लेके 0.01 seconds तक जाने की बात कर रहा है. अच्छा, जो total time period है ना आपका, that is 0.02 seconds. और आपसे कह रहा है 0.01 सेकेंड्स तक का बताओ. इसका मतलब ये है कि ये जो 0 से लेके 0.01 सेकेंड्स तक आप जा रहे हैं,
this is the duration of half oscillation. ये आधी ऑसिलेशन का ड्यूरेशन, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? भाई 0.2 फुल ऑसिलेशन हो जाएगा ना, 0 से 0.2 तक पूरी एक ऑसिलेशन हो जाएगी, 0.01 तक आधी ऑसिलेशन है। तो इस आधी ऑसिलेशन में क्या होगा, वो ये कहना पूछ रहा है कि बताओ जो पॉइंट क्यू है उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली है। आई नीड योर एक्सट्रीम अटेंशन बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट मेस दिस अप इन एग्जाम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। क्या मतलब सर? देखिए हमने इतनी फिजिक्स हम सब ने पढ़ी हुई है, हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद ये जो पॉइंट पी है ना, ये अपने एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आ जाएगा, और पॉइंट क्यू जो है ये एक्सट्रीम पर है, तो ये मीन पर है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, हमें ये तो पता है कि पी जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या बोथ द पॉसिबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद, आई नीड योर एक्सट्रीम अटेंशन, यू नो, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये वेव यूं दिखे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद क्यों थोड़ी देर बाद यहां आ जाए और फिर ये वेव यूं दिखे। यानी मुझे नहीं पता कि क्यू की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। जो मीन पोजीशन है, ठीक है, उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि मीन पोजीशन पे जो पार्ट, देखो क्यू है, पी है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मुझे पता है वो थोड़ी देर बाद मीन पोजीशन पे जाएगा, यानी आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम ऑफ द ऑसिलेशन, यानी जो पी है ना वो एक्सट्रीम से मीन पे चला जाएगा। लेकिन द क्वेश्चन इज के क्यू जो अभी करंटली मीन पोजीशन पर है वो या तो एक्सट्रीम पे जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम दो है ना, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि अगली वेव फॉर्म कैसे बनेगी। तो याद रखिएगा, अगर वेव ट्रेवल टुवर्ड्स द राइट है तो वेव की प्रोफाइल भी टुवर्ड्स द राइट मूव होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, ये जो पूरी वेव है ना, ये एक वेव प्रोफाइल है। हम कहते हैं ये पूरी वेव उठ के इधर आ गई, आगे आ गई। ये जो पूरी वेव थी, ये पूरी एक प्रोफाइल थी ना, ये पूरी प्रोफाइल उठ के इधर आ गई। क्यों? क्योंकि जो मेरे वेव का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो आगे की तरफ है। अगर मेरे वेव का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इधर होता तो शायद 1/4 ऑसिलेशन के बाद मेरी वेव कुछ, यानी ये जो पूरा वेव प्रोफाइल था ना, ये प्रोफाइल उठ के इधर आ जाता, तो फिर ये वेव ऐसी दिखती। यानी अगर मैं टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा हूं तो पॉइंट क्यू को अगले लम्हे नीचे जाना है, और अगर मैं टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो पॉइंट क्यू ने अगले लम्हे ऊपर जाना है। यहां पर क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स द राइट, तो थोड़ी देर बाद पॉइंट क्यू अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, और क्योंकि उसने मुझसे पूछा है फ्रॉम t=0 टू t=1.010 सेकेंड्स, तो what will actually happen is कि अगर
Q यहां पर मौजूद है ना, एंड दिस इज T इक्वल 0, तो Q यहां आ जाएगा एंड दैट विल बी T इक्वल 0.05 सेकेंड्स। फिर ये यहां जाएगा तो अपनी इसकी आधी ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी एंड दैट विल बी T इक्वल 0.010 seconds, which is equals to half the time period. This is 1/4 of the time period. इस पॉइंट, तो जवाब तो इसका इतना सिंपल सा है कि बस Q जो है वो मेन पोजीशन से लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन पर आ जाएगा। इसका जवाब सिर्फ ये है। But obviously you got to know the whole physics to just answer this in one line. So how the displacement of point Q on the string varies? So you're going to write is that point Q will move to lower extreme and then will reach the mean position again. So we say that the displacement changes from 0 to below max and then back to 0. इसके बाद वाले पार्ट्स अभी हम नहीं कर सकते because that relates to stationary wave. If there is any question, you can just feel free to ask. Aliza Nashi कहती है, can you explain the last part again? Yes, sure, why not? See, Aliza, if you look at this diagram, they're asking about point Q. Point Q is at the mean position. Now we all know if a particle in a progressive wave is at mean position, it will not always stay in mean position. जिस तरह point Q अभी एक्सट्रीम पर है, वो थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगा? मीन पर जाएगा ना। उस तरह point P जब एक्सट्रीम से मीन पर जाएगा तो Q मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा, लेकिन वो यूं भी जा सकता है और वो यूं भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप? आधे टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया ना, 0.1 सेकेंड्स, यानी या तो वो ऊपर जाके वापस आएगा इस आधे टाइम में, या तो वो नीचे जाके वापस आएगा ना। दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हाउ वी डिटरमिन दिस इज कि हम देखते हैं कि हमारी वेव कहां जा रही है। इफ यू सी अ वेव यानी एनर्जी, तो वो इधर जा रही है। अगर वेव इधर जा रही है, इसका मतलब प्रोफाइल भी आगे की तरफ जाएगा। प्रोफाइल का क्या मतलब है? ये पूरी एक वेव प्रोफाइल, ये पूरी प्रोफाइल उठकर आगे आ गई। यू सी दिस कि ये एक वेव प्रोफाइल थी, ये पूरी वेव प्रोफाइल उठकर आगे आ गई। क्यों? क्योंकि एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। अब अगर ये पूरी प्रोफाइल ऐसे थी और थोड़ी देर बाद ये उठ के आगे आ गई, यानी ऐसे हो गई, इट रिफ्लेक्ट्स कि पॉइंट पी अपने एक्सट्रीम से मीन पर गया है, दैट वी ऑलरेडी नो, लेकिन पॉइंट क्यू अपने मीन से एक्सट्रीम पर आया, यानी इट हैज मूव बिलो, ये नीचे की तरफ आया। और फिर उसके अगले लम्हे क्या होगा? फिर ये वापस जाएगा ऊपर की तरफ, यहां तक कि अपना आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो यही उसने सवाल में पूछा था कि बताएं 0 से लेके 0.10 सेकेंड्स तक पॉइंट क्यू के साथ क्या होगा। तो भाई पॉइंट क्यू के साथ ये होगा कि पॉइंट क्यू विल मूव टू लोअर एक्सट्रीम
then will reach the mean position again, यानी नीचे आके ऊपर आ जाएगा. So displacement changes from 0 to below maximum, यानी negative maximum value पे जाएगा and then back. Aliza, you get my point? Got it. Thank you. Have a look at this question. Yes. Sir, how long do we have till class ends? Yeah, this is the last question. Actually, we started at 1:15, so I'm planning to end at 3:15. But sir, this is the longest class I have taken for the last 2 weeks. But मुझे पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, तो आज मुझे जीने दो मेरी जिंदगी. Anyways, so I know class थोड़ी लंबी हो गई है, but I would appreciate if you guys can just stick with me, like just for this last question. So the two progressive sound waves x, y meet at a fixed point p and उनका अपना अपना displacement time बना हुआ है. तो ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है ना. तो ये दो progressive waves हैं. Use figure 4.1 to state one quantity of wave y and z that is the same and one quantity which is different. So I think it's pretty evident from the diagram कि जो wave y है उसका amplitude काफी ज्यादा है और जो wave x, जो wave z है उसका amplitude काफी कम है, ठीक है ना. Amplitude ऐसी चीज है जो कि different है. और अगर मैं same की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वेव y को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है दैट इज 3 सेकेंड्स, 3.0 मिली सेकेंड, सॉरी दैट्स मिली सेकेंड्स, ठीक है. और वेव y को भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो आप देख सकते हैं 1 से लेके 4 यानी कि 3 मिली सेकेंड्स. सो दे हैव द सेम टाइम पीरियड एंड दे हैव अ डिफरेंट amplitude. Even if you write frequency, that will be applicable. That will be correct. Now it says state and explain whether y and z are coherent. अगर दो वेव्स ऐसी हैं जिनका टाइम पीरियड, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और दोनों ही साउंड वेव है, दोनों की स्पीड भी सेम ही होगी, तो इसका मतलब वो दोनों कोहेरेंट है, ठीक है ना. तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं भाई क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. अगर दो वेव्स ऐसी हैं जिनकी क्या सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यस यू कैन फॉर श्योर राइट कि हाँ भाई इनके बारे में हम कह सकते हैं कि दे आर कोहेरेंट, ठीक है. तो यस बिकॉज they have same frequency, so they have constant phase difference. Now they say determine the phase difference between the waves. अब वो कह रहे हैं दो waves का phase difference बता दो, ठीक है. देखो भाई एक यहां से स्टार्ट हो रही है सबसे आसान तरीका है दो वेव्स का फेज डिफरेंस निकालने का. दूसरी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ना वो ये होगा. अच्छा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है ये, दिस इज 360 डिग्रीज. तो ये 1/3 हुआ ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज. So it's as simple as the phase difference between y and z is 120 degrees. Now it says two waves superimposed at p. I use 4.1 to determine the resultant displacement at time t equals 0.75 milliseconds. 0.75 milliseconds per ये 0.1 है, ये 0.1, ये 0.5 होगा
This is 0, this is 0.5, this is 1.0, so this must be 0.75. तो इस वक्त जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ड्यू टू y वो डिस्प्लेसमेंट है 4 और ड्यू टू z इस पॉइंट पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है -1. You see this is -2 तो ये बिल्कुल सेंटर में that's -1. So the resultant displacement has to be the algebraic sum, which is 4 plus -1, so that's 3 micrometers. मेरे ख्याल से यहाँ पे ये micrometer में ही given है, so yes, that's the answer. So the resultant displacement is 3 micrometers. कहते हैं the intensity of wave y at point P is I in terms of I, the intensity of wave z. मेरे ख्याल से ये भी हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, which we know I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square. So अगर let's say y की इंटेंसिटी है I, तो जो y का एम्पलीट्यूड है वो है 4 स्क्वायर. अच्छा, दूसरे वाले की इंटेंसिटी मुझे नहीं पता तो मैं इसको I2 लिख देता हूँ और z की जो इंटेंसिटी है का जो एम्पलीट्यूड है वो है 2, so this has to be 2 square. okay, so ये 2 square यहाँ से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that is 2 square over 4 square into I is equals to I2, so that's 4 over 16. I is I2, so I can say that I2 is 0.25. 4 over 16 is 1.4, which is 0.25 times I. Okay? Make sense? I think we have done this. इस तरह के 5% हमने वैसे भी क्लास में काफी किया है. The last part, the speed of the wave z is 330 meters per second. Determine the wavelength. I don't think this is going to be a serious issue. We'll use v equal f lambda. The speed is 330. And frequency तो नहीं, time period हमें पता है 3 milliseconds. So 1/3 into 10 raised to the power -3, ये milliseconds हो गया. Lambda as it is, यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, which is lambda. Now someone please tell me the answer to wavelength so I can die in peace. 0.99 meters. Thank you everyone for bearing with me till the end. I love teaching you all. If there's any question you can ask or we can have anything. दिखा दे. रफ पर दोबारा दिखा दूं. ये लो. Thank you. Waves is not like dynamics where you have the concept but still you get stuck in questions. Waves will not require a lot of practice. It only requires the right concept. The right concept. If you have the concept right, it doesn't matter whatever the question is. You will solve it. But for that, you got to go through those lectures properly. You got to ask critical questions, and you will get answers to those questions. After we're done with this, from the next week, I will start stationary waves, which is one hell of a concept. One hell of a concept. And when I say it, I mean it. Stationary waves is one hell of a concept. And I'll make sure you get the concept right. But before that, it's imperative you complete the previous part, the part that we have covered till now. You go through them. And inshallah,
you'll enjoy stationary waves.